साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट मेडिसिन का डॉक्टर, बलरामपुर अस्पताल, आज आपसे फिर मुखातिब हूँ अपनी टीबी की अगली सीरीज के साथ। पिछले वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीबी सारे अंग में हो सकती है। फेफड़े की टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है और फेफड़े के बाहर की, चाहे उसकी झिल्ली हो, झिल्ली के बाहर के सारे अंग हो, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के रहती है। चूँकि फेफड़े की टीबी 80 से 90% सारे केसेस टीबी के जितने हैं वर्ल्ड में उसमें होती है और फेफड़े की टीबी से ही एक शरीर से, एक मानव से दूसरे मानव में फैल सकती है। इसलिए फेफड़े की टीबी प्रचलित है और उसी के इलाज के बारे में ज़्यादा बातें की जाती हैं। वैसे चाहे हड्डी की टीबी हो, चाहे आँख में टीबी हो, स्किन की टीबी हो, सब अंग की टीबी हो सकती है। ब्रेन की टीबी हो, स्पाइन्स की टीबी हो, सब हो सकता है। साथियों, अगर आपने टीबी का लोगो देखा होगा जो सरकार टीबी के प्रचार के लिए बनाती है, उसमें एक आदमी दोनों हाथ और पैर फैलाए एक घेरे के अंदर रहता है। ये घेरा बताता है कि जो घेरे के बाहर निकला हिस्सा है, नाखून और बाल, मतलब जो डेड टिश्यू हैं शरीर के, उसके अलावा हर अंग में टीबी हो सकती है। दूसरा बताता है उसके आधा शरीर गुलाबी है, आधा पीला है, हल्का पीला है। तो ये बताता है कि जब आपको टीबी होती है तो आपका जो पोषण कम हो जाता है, आपकी भूख कम हो जाती है, बीमारी से आप परेशान हो जाते हैं, तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जब आप दवा पूरा कोर्स कर लेते हैं, खाना पीना आपका स्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो आप गुलाबी अच्छे लगने लगते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इन दोनों को मिला करके एक लोगो टीबी का बना हुआ है इलाज के लिए। तो जैसा हमने बताया कि टीबी सारे अंगों में हो सकती है। फेफड़े की टीबी से निकले हुए जो खांसी में छींटे होते हैं, उससे जो है कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर से निकलती है। फेफड़े की टीबी दो तरह की हो सकती है, एक स्पुटम पॉजिटिव होती है, एक स्पुटम नेगेटिव होती है। टीबी है तो बैक्टीरिया है, लेकिन स्पुटम नेगेटिव मतलब नहीं कि शायद उसमें लोड इतना कम है, जो बलगम में टीबी के कीटाणु हम लोग जांच करते हैं वो नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन मरीज की क्लिनिकल स्थिति कि उसको क्या लक्षण हैं, एक्सरे, रेडियोलॉजी और सब मिला करके हम लोग तय करते हैं कि कहीं जो संक्रमण है फेफड़े का वो टीबी का तो नहीं, और हम लोग उसको टीबी का अगर निकलता है तो स्पुटम नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अगर बलगम में टीबी दिख रही है, कीड़े दिख रहे हैं, तो हम लोग स्पुटम पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो मुख्यतः स्पुटम पॉजिटिव वाले जो पेशेंट होते हैं, यही वो होते हैं जिनसे निकले हुए खांसी के छींटे से जो टीबी बैक्टीरिया निकलते हैं, उनसे दूसरे में जाने पर फैल सकती है। ये वैसे ही ड्रॉपलेट्स होती हैं जैसे हम लोगों ने कोरोना में देखा, एक खांसी से छींटे निकल रहे हैं और छींटे दूसरे में जा रहे हैं तो कोरोना इन्फेक्शन फैला रहे हैं। इसी तरह से टीबी भी फैलती रही है। जो ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, सूक्ष्म बूंदें होती हैं, ये एक खांसी में लगभग 3500 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं और प्रति ड्रॉपलेट 1 से 3 टीबी के कीटाणु हो सकते हैं, और ये जब पहुंचते हैं तो संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ये टीबी की बीमारी गरीबी की बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, या जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये संक्रमण जनित है। जेनेटिक लगती है क्योंकि एक ही परिवार में खांसने से जो संक्रमण फैला उसके दूसरे लोगों को में गया। अगर एक मेल न्यूट्रिशन में है, दूसरा भी मेल न्यूट्रिशन में ही होगा, खाने पीने का स्तर सबका एक ही होगा, बशर्ते एक जो मेल न्यूट्रिशन में है वो अपनी बुरी आदतों, दारू, बीड़ी, सिगरेट की वजह से मेलनरिश ना हो, बाकी लोग अदरवाइज स्वस्थ हो। तो एक जैसा खाने का स्तर होगा तो एक जैसा मेल न्यूट्रिशन होगा। अगर एक को हो रही खांसी से फैल रही तो उसमें भी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो उसको भी बीमारी लग सकती है। लगता है जैसे परिवार में फैल रही है, नहीं परिवार में नहीं, पास में रहने वाले उससे बच सकती है। तो इस तरह से ये संक्रामक बीमारी, जैसे कोरोना में कोई सामाजिक स्तर नहीं है, जिसको संक्रमण होगा उसको हो जाएगी। हर आयु में हो सकती है, हर वर्ग में हो सकती है, हर वैसा के व्यक्ति को हो सकती है। तो स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस जो इस तरह से फैल रही है, उसका सबसे अच्छा बचाव का तरीका ये है
कि हम हर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी वाले मरीज में, जिसको बुखार और बलगम आ रहा है, उसको हम टीबी मान करके जल्दी से जांच पे ले जाएं। अगर वो टीबी है तो उसका इलाज जल्दी से शुरू करा करके उसको फैलने से रोक पाएं। साथियों, एक मरीज टीबी का अगर बिना इलाज के पड़ा रह जाए, साल भर में 10 से 15 नए मरीज पैदा कर सकता है। इस तरह से हमारे देश में टीबी के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। जो स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, जिनसे टीबी फैल सकती है, या स्पुटम नेगेटिव हैं लेकिन उनसे बैक्टीरिया इतने निकल रहे हैं जो हमारी जांच में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीबी फैल सकती है, सबको आम पब्लिक से थोड़ा सा परहेज रखें। वो ऐसी जहाँ पे खांसे थूकें जहाँ से दूसरे को ना फैल सके, और उनको हम लोग एक्टिव टीबी कहते हैं। और एक्टिव टीबी का मतलब होता है ऐसी टीबी जो एक से फैल सके। एक तो ये परिभाषा हो जाती है फेफड़े की दृष्टि से। दूसरा, हर उस बीमारी को एक्टिव कहते हैं जिसका इलाज की ज़रूरत हो। तो जिसमें नेगेटिव है या बोन टीबी है, आई टीबी, सबको इलाज की ज़रूरत हो तो वो भी एक्टिव टीबी ही है, लेकिन इस दृष्टि से स्पुटम पॉजिटिव ज़्यादा एक्टिव डिसीज़ है क्योंकि फैलती है। और ये एक सिंगल संक्रामक बीमारी है जिससे जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक दिन में 1000 से ज़्यादा लोग भारत में मरते हैं, प्रति 3 मिनट में 2 लोग मरते हैं। ये कई तरीके से फैल सकती है, जैसे खांसने छींकने से, जो मैंने फेफड़े टीबी का बताया वो तो पढ़ा है। साथ में अगर जो गंभीर लोगों से संपर्क में आते हैं, सीधे संपर्क में, जैसे मरीज के बलगम के संपर्क में लैब टेक्नीशियन आते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी आ सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपिस्ट जो मतलब कि फेफड़े में ट्यूब डाल करके ब्रोंकोस्कोप से जांच करते हैं, उनसे फैल सकता है। अगर हमने सेप्टिक मेजर में नहीं कोई असावधानी हो गई तो इस तरह से सीधे संपर्क से फैल सकता है, यौन संपर्क से फैल सकता है, और 6 रोगी की मां से बच्चे में भी टीबी फैल सकती है, रक्त वाहिनियों आदि द्वारा, जिसको कंजेनाइटल टीबी भी कह सकते हैं। लेकिन इन सब तरीकों से जो टीबी फैलती है वो काफ़ी कम है। यहाँ तक कि संक्रमित खान पान से भी फैल सकती है। मतलब यानी कि अगर हम मान लें कि टीबी के मरीज से आया दूध है और उनको कच्चा पिया तो उनको टीबी फैल सकती है। अधपके मांस में अगर टीबी रही है, टीबी का मरीज जानवर रहा है, अधपका मांस है, तो उसमें टीबी कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे शरीर में हाथों में फैल जाए। इसलिए कोई भी मांसाहार हमको पकाए बिना, अच्छे से पकाए बिना नहीं खाना चाहिए। जब भी टीबी का बैक्टीरिया जाता है तो जाते ही संक्रमण तो हो जाएगा, लेकिन टीबी का रोग होगा कि नहीं होगा इस पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब प्रथम संक्रमण के बाद शरीर में जो जीवाणु बैक्टीरिया कहते हैं कि इसमें प्रवेश करता है फेफड़े में, फेफड़े के रास्ते जो जाता है तो पूरे रक्त में, पूरे शरीर से रक्त के सहारे फैल जाता है, तो सारे अंगों में टीबी के बैक्टीरिया फैल जाते हैं। लेकिन 90 से 95% जो पहली बार संक्रमित पाए हुए बच्चे या बड़े हो सकते हैं, उनमें अपने अंदर बीमारी से लड़ने की तेजी क्षमता होती है कि हर जगह पर बैक्टीरिया रोक लिए जाते हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता द्वारा घेर करके वहीं पे उनको सुप्त कर दिया जाता है। मर गए कुछ और कुछ सुप्तावस्था में चले गए, सारे के सारे मर नहीं पाते। और ये सुप्तावस्था में जो पड़े रहते हैं, यही वो बैक्टीरिया हैं, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो पुनर्सक्रिय हो सकते हैं। आपको अगर टीबी कभी होती है, 2 कारण से हो सकती है। आपके अंदर के जो पहले के सुप्तावस्था में डॉर्मेंट फेज में जो बैक्टीरिया थे वो एक्टिव हो जाए आपकी इम्यूनिटी घटने से, जैसे डायबिटीज़ हो जाना, HIV इन्फेक्शन हो जाना, कार्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का लगातार लेना इत्यादि इत्यादि। वहीं पर सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है जो कहते हैं कि इतना तीव्र हो, आपकी इम्यूनिटी को सरपास कर जाए और कहते हैं कि आपको संक्रमण फैल जाए फेफड़े में। या आपको बोन की टीबी कैसे हो जाती है, वो वहाँ पे एक्टिव पहले से पड़ा हुआ है, वो एक्टिव हो गया, इस तरह से हो सकता है। और केवल 5 से 10% पॉपुलेशन होती है जो पहली बार के ही संक्रमण से डिजीज स्टेज में चली जाए, और वो इस पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया का जो लोड आपके शरीर में प्रवेश किया और आपकी इम्यूनिटी का जो मैच करता है उसके आधार पे आपका तय करता है। अगर हम उसकी बात करें HIV इन्फेक्शन की, तो जो नॉन HIV लोग हैं, मतलब जिनको HIV मतलब कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से संक्रमण नहीं हुआ है, जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं,
उनके अंदर संक्रमण के बाद, पहले संक्रमण के बाद लाइफ टाइम रिस्क टीबी होने का 10% है। वहीं पर किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया तो उसका हर साल टीबी उस पॉपुलेशन में हर साल टीबी होने की संभावना हर वर्ष 10% है। हर वर्ष 10%, मतलब 100 में 10 लोगों को टीबी आ जाएगी HIV पेशेंट में हर साल। तो इस तरह से हमको इन संक्रमणों से बचना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है और संभावित मरीजों से दूरी बनाए रखना है। उनका इलाज कराना है, घृणा नहीं करना है, मरीज का इलाज कराना है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरी जानकारी में कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, सांस का मरीज है तो उसको हम टीबी के इलाज पर ले जाए, जांच कराएं। अगर टीबी नहीं तो जो बीमारी है उसका इलाज होगा, नहीं तो इसका इलाज होगा। जो टीबी है वो बच्चों में कहते हैं कि जनरली खांसी बलगम नहीं होता है। उनके अंदर बच्चा सुस्त होना, बुखार आना, भूख में कमी होना, गले में गांठें होना, वजन न बढ़ना और या अपनी दैनिक दिनचर्या से उचाट होना, सुस्त पड़े रहना, ये सब होता है। बच्चों में टीबी अगर डिजीज़ के रूप में आती है, संक्रमण कंटेन नहीं हो पाता, वो 5-10 पॉपुलेशन में है तो उसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की झिल्ली में टीबी, और ट्यूबरकुलर प्लूराइटिस मतलब कि फेफड़े की झिल्ली में टीबी हो सकती है। ये तीनों घातक होती हैं। BCG वैक्सीनेशन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस आदि होने से रोकती है और बच्चे को सुरक्षित रखती है, इसलिए वैक्सीनेशन कराना अति उचित है। जो बच्चों की टीबी होती है, जीवाणु को प्रवेश बड़ों से होता है। कोई बच्चे में टीबी कहीं से आएगी, बड़ों की टीबी से आएगी, इसलिए बड़ों को की टीबी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा 10 से 15 नए मरीजों को बनाता है तो मानी बात है कि बच्चा भी संक्रमित हो सकता है, बड़े भी संक्रमित हो सकते हैं। तो बच्चों की टीबी उस देश की बढ़ती हुई संख्या, उस देश के टीबी के प्रोग्राम के फेल्योर को बताती है कि मरीज वहाँ के इलाज नहीं करा रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चों की पहली टीबी भी रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है, प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, जिसमें दवा काम न करे, ऐसी टीबी हो सकती है अगर उनका संपर्क टीबी रेजिस्टेंट वाले टीबी के मरीज से निकले हुए जीवाणु से होता है। तो इसलिए जो है हमको बच्चों की टीबी की संख्या हम लोग देखते रहते हैं कि क्या चल रही है। जो बड़ों की टीबी है उसको हम लोग पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके अंदर जैसे पहले बता चुके 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, बुखार ये सब मिलता है। साथ में भूख न लगना, वजन कम होना, काम में मन न लगना, रात में पसीना आना, शाम को बुखार ज़्यादा आना, ये सब होने लगता है। और यहाँ तक कि खांसते खांसते बलगम में खून भी आ सकता है। यदि ये होता है तो हमको जांच करानी चाहिए। जांच कैसे होती है? जांच हर मरीज में हम लोग बलगम अगर आ रहा होता है तो बलगम की जांच में कीड़े देखते हैं और उसके सपोर्ट में सीने का एक्सरे करा लेते हैं। अगर उसके अंदर टीबी के निमोनिया का हमको शक, निमोनिया मिलता है, बलगम में कीड़े मिल जाते हैं तो टीबी है ही। अगर निमोनिया मिलता है तो हम उसमें जो है पहले टीबी का न मान करके सामान्य बैक्टीरियल निमोनिया मानते हैं, और अगर वो 15 दिन एंटीबायोटिक खा करके ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव का नेगेटिव रहा, निमोनिया भी ठीक हो गया, मरीज भी ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात। अगर नहीं हुआ, एक्सरे की जो निमोनिया था वो बढ़ रहा है या उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा है, और बलगम में कल नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, या नेगेटिव का नेगेटिव रहा लेकिन कहते हैं कि मरीज की कंडीशन ख़राब हुई, एक्सरे में जो निमोनिया था बढ़ गया, ऐसे कई कंडीशन हम लोग तय करके या और कोई जांच करा करके फिर हम लोग तय करते हैं कि इसमें टीबी का इलाज शुरू करना चाहिए। जो सबसे नई जांच आई हुई है, पहले बलगम की में कीड़े जो टीबी के देखे जाते थे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, फिर कहते हैं कि और भी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आए, उनसे देखा जाने लगा। लेकिन अब एक DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी आई जिसको हम लोग कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट CBNAT टेस्ट कहते हैं। ये जेन एक्सपर्ट मशीन से या ट्रूनाट मशीन से खोजी जाती है, उससे की जाती है। उसके अंदर माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो इसका बैक्टीरिया है उसके DNA की उपस्थिति देखी जाती है। अगर वो मौजूद है और चूँकि डॉक्टर ने भेजा ही है, टीबी का शक है ही है और उसकी उपस्थिति है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर टीबी है।
ये सीबीनार टेस्ट एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता है जिसका नाम है रिफेम्पसिन जैसी अच्छी दवा का रेजिस्टेंट तो नहीं है, मतलब यानी कि जब हम रिफेम्पसिन चलाएंगे उसका असर आएगा कि नहीं आएगा। उसका रेजिस्टेंट है तो हम शुरुआत से उसको चलाते नहीं हैं। टीबी का पता लग गया, रेजिस्टेंट का पता लग गया, तो हम ऐसी दवा से करेंगे जो रिफेम्पसिन ना रखती हो और ऐसी दवाएं रखती हो जो इस तरह के मरीज में उपयोग में आए। तो हमारा समय अब ख़राब नहीं होता। पहले तो हम लोग को जब 2-3 महीना इलाज करते थे, मरीज में रिस्पांस नहीं आ रहा है, तब हम लोग कल्चर कराते थे। कल्चर में अलग से 4 से 8 हफ्ता लगता था और तब हम लोगों को पता लगता था कि मरीज में दवा काम नहीं कर रही है। अब हमारा ये समस्या कम हो गई है और हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। पहले बहुत से टेस्ट थे, जैसे बैक्टेक कल्चर आया जो 10 से 20 दिन में टीबी के बैक्टीरिया को कल्चर करके बता सकता था। गांठ की टीबी हुई तो वहाँ पे स्वीडा करके हम लोग FNAC करके फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करके के टीबी का होना पता लगा सकते थे, या गांठ को निकाल करके बायोप्सी कर सकते थे। जो फेफड़े की झिल्ली में पानी आ गया तो पानी निकाल के पानी की जांच करके उसकी बायोकेमिस्ट्री से पता लगा सकते थे, कहते हैं कि टीबी के लिए फेवर में है क्या। या तब भी नहीं पता लगा तो प्लूरा की बायोप्सी कर सकते थे, झिल्ली का टुकड़ा निकाल करके जांच कर सकते थे। और बाद में बहुत से टेस्ट आए जो अब शायद मुफीद नहीं रह गए, अब नहीं किए जाते और उनकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जांचें अब हैं उसमें ESR टेस्ट पॉपुलर था। ESR टेस्ट, इसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट भी कहते हैं। ये एक्चुअली टीबी का टेस्ट नहीं है, ये किसी भी लंबी चल रही बीमारी की वजह से पॉजिटिव आ जाने वाला ESR टेस्ट है जो क्रॉनिक बीमारी की उपस्थिति को बताता है। लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो टीबी भी लंबे समय से चल रही बीमारी होती है तो स्लिपाज बढ़ा हुआ आ जाता है। हाँ, इससे डायग्नोसिस नहीं बनाना है, लेकिन अगर ESR करा रखा है, मान लीजिए किसी का ESR जो है 20 होना चाहिए और 60 आया है और 3 महीने बाद अगर आप 2 महीने बाद आप कराते हैं और ESR घट करके 60 से 40 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि एक पैरामीटर और है मरीज की कंडीशन जिसको हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री कहते हैं, मरीज का एक्सरे जिसमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बलगम जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वो चौथा ESR कह सकते हैं कि हाँ, इससे भी हम जान सकते हैं कि हाँ पैरामीटर एक है जिससे इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। वहीं पर जो ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर है वो अब एक प्रकार से पीछे रह गया क्योंकि बहुत समय लगता था। हाँ, तब कल्चर कराना पड़ता है जिसको हम लोग लाइन प्रोब ऐसे कहते हैं। उसके अंदर कम समय में कल्चर हो जाता है, उनसे हमको दवा की सेंसिटिविटी पता लगती है। ड्रग टीबी बताया, टीबी 2 तरह से यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जिनको कैटेगरी 1 की दवाइयाँ रिफेम्पसिन, INH, पैराजोनामाइड, थम्बुटाल सूट कर रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सूट कर रही है, उनको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी कह देते हैं, जिनमें रिफेम्पसिन, INH 2 या 1 या 3 दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, 4 दवाइयाँ सूट नहीं कर रही, तो उनको हम लोग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। तो सेंसिटिव टीबी और इसको अलग करने के लिए, रेजिस्टेंट टीबी को अलग करने के लिए सीबीनार टेस्ट है। और इस हिसाब से हम लोग जब भी सेंसिटिव टीबी को मिलती है तब भी हम लोग लाइन प्रोब ऐसे करा के देख लेते हैं कि कहीं रिफेम्पसिन के अलावा कोई दूसरी दवा जो सेंसिटिव टीबी की है वो कोई रेजिस्टेंट तो नहीं। और जैसे ही कहते हैं कि हमको रेजिस्टेंट टीबी मिलती है तो हम फर्स्ट लाइन LPA और सेकंड लाइन LPA दोनों देखते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि फर्स्ट लाइन कितनी ड्रग अब काम कर रही हैं और रिफेम्पसिन छोड़ करके, और क्योंकि वो पहले पता है हमको रेजिस्टेंट है, और जितने कहते हैं कि सेकंड लाइन की ड्रग है कौन सा, उससे हम लोग जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उसको दे करके मरीज की प्रतिरोधी वाली या रेजिस्टेंट वाली टीबी ठीक करने की कोशिश करते हैं। साथियों, यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे की बातें अगले वीडियो में फिर करेंगे और अपने प्रश्न डालते रहिए, सुनते रहिए और फैक्ट ट्रांसफ़र करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया ही हुआ है, लाइक करते रहिए, इस ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।